तो हम देख लेते हैं कि अलग अलग सेगमेंट्स पे कैसे सेंटर ऑफ मास लगता है। तो अगर हम मानते हैं कि बस ये एक हैंड सेगमेंट है, इस पे कहाँ पे लगेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ इसका जो सीओजी है वो यहाँ पे होगा और यहाँ से ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो इसको हम लिख देते हैं जी, ये हैंड है तो जी एच, ठीक है। अब हम सिर्फ इसको एक सेगमेंट मान लेते हैं अलग से आइसोलेट करके। तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन फोर आर्म। अब हम इसको अलग से एक सेगमेंट मान लेते हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन आर्म, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग सेगमेंट पे तीनों अलग अलग जगहों पे फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम इन दो सेगमेंट को एक सेगमेंट मान लेते हैं, हैंड और फोर आर्म को। तो इसका जो सीओजी लगेगा वो यहाँ कहीं पे लगेगा नीचे को, ठीक है। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन फोर आर्म एंड हैंड सेगमेंट, ठीक है। और इसको अलग सेगमेंट हमने माना ही था, तो ये वहीं लगेगा, इस साइड वो वहीं पे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हैंड। अब हम इस तीनों को एक सेगमेंट मान लेते हैं, आर्म फोर आर्म और हैंड फोर आर्म और आर्म को तीनों को एक सेगमेंट मान लेते हैं। तो अब इसका जो कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो यहाँ कहीं पे लगेगा, क्योंकि ज्यादा वेट आर्म की तरफ है, और ये लगेगा जी ऑन आर्म, ऑन फोर आर्म और ऑन हैंड, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। और अब मैंने बोला था जैसे जैसे हमारी बॉडी मूव करती है हमारा सीओजी चेंज हो जाता है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो सेगमेंट है ये अपनी जगह पे ही है, तो इसका सीओजी लगेगा यहाँ कहीं पे जहाँ पहले लग रहा था। तो ये है जी ए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन आर्म। ये वाला हाथ अब ऊपर चला गया, तो इनका जो कॉमन था जी एफ एच वो भी यहाँ पे होगा अब। तो ये यहाँ से नीचे को लगेगा जी एफ एच, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन फोर आर्म हैंड सेगमेंट। लेकिन अब जो पूरे हाथ का हम अगर देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे होगा कहीं पे। इन दोनों लाइन को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ कहीं पे होगा, और यहाँ पे लगेगा नीचे जो पूरा फोर्स था। अगर हमें पूरे इस सेगमेंट पे देखना था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन आर्म, फोर आर्म एंड हैंड सेगमेंट। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ से निकल के बाहर चला गया है इधर। तो ऐसे ही जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होता रहता है हमारे बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से। तो अब हमने सीओजी पढ़ लिया है, अब हम बेस ऑफ सपोर्ट देख लेते हैं। तो बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है? बेस ऑफ सपोर्ट होता है जो बॉडी का सरफेस है जो जमीन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बेस ऑफ सपोर्ट है, ये इतना पार्ट ये जमीन के कांटेक्ट में है। अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट होगा, मेरे दोनों पैर जो है ये पूरा मेरा बेस ऑफ सपोर्ट होगा जिसपे मेरी बॉडी खड़ी है। तो अब इन तीनों से हम इन तीनों का क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है, हमने ये क्यों पढ़ा, हमारी बॉडी में कहाँ काम आएंगे। तो स्टेबिलिटी होता है हमारी बॉडी कितना अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर पा रही है। तो स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव होएगी इन तीनों टर्म्स को देख के। तो जो सीओजी है जितना ज्यादा वो जमीन के पास होगा उतना ज्यादा बॉडी स्टेबल होएगी। तो सीओजी जो है वो लोअर होगा अगर, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर जो एलओजी है, लाइन ऑफ ग्रेविटी है, वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर लाई करती है, तो जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो एलओजी शुड बी इनसाइड, एलओजी इनसाइड बीओएस, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एलओजी बीओएस के बाहर जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। वो मैं बता दूं कैसे अभी। अब आता है बेस ऑफ सपोर्ट। बीओएस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा है तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है उसको कम चांस मिलेगा बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर जाने का, ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा है पैर थोड़े से बड़े चौड़े करके, और यहाँ पे जो बीओएस है ये बड़ा हो गया है अब, ठीक है। तो अब जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो यहां से पास कर रही थी, तो अब अगर ये इधर लीन करता है, इधर को लीन हो जाता है पेशेंट, या फिर इधर को लीन हो जाता है, तो भी जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर लाई करेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जब ये बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ही रहेगा तो इसे गिरने की चांसेस कम है। पर वहीं अगर ये
पैर बंद कर देता, बिल्कुल सीधा खड़ा होता और हल्का सा इधर लीन होता, तो इसका जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर चला जाता और पेशेंट के गिरने के चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या बोला था, सीओजी जितना नीचे होगा, सीओजी जितना जमीन के पास होगा उतना ज्यादा बॉडी स्टेबल रहेगी। तो अगर मैं हाथ ऊपर कर लूं तो मेरा सीओजी जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बॉडी अब अनस्टेबल हो जाएगी और बॉडी को बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होएगा। ऐसे ही मैंने बोलता है एलओजी इनसाइड, एलओजी अंदर होना चाहिए बीओएस के। ठीक है, अब अगर मैं एक पैर पे खड़ा हूं, एक पैर पे खड़ा हूं तो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ही नैरो हो गया है, अभी मेरा एलओजी बिल्कुल उसके अंदर है बेस ऑफ सपोर्ट के। हल्का सा भी मैं इधर होता हूं तो मेरे लिए यहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होगा, जैसे ही एलओजी जितना ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर जाएगा। तो अब क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो ये ये चार चीजें आपको दिख रही हैं। तो ओबेसिटी, पहली चीज देखते हैं हम ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है, ओबेसिटी में जो हमारा फैट है वो अलग अलग जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, तो बॉडी का जो प्रपोर्शन है वेट का वो चेंज हो जाता है। ऊपर से जितना ज्यादा फैट मास बढ़ता है उतना ज्यादा मसल मास कम होने लगता है ओबेस पीपल में। तो जैसे ही ओबेस पीपल में अगर उनका जो एलओजी है वो बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर जाएगा, तो जितना ज्यादा बाहर जाएगा उतना ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा वापस अपने सेंटर में आना, क्योंकि बॉडी वेट जो है वो बहुत बढ़ चुका है अब, तो बाहर की साइड को वेट अब बहुत ज्यादा जाएगा। तो इसीलिए ओबेस पीपल में जो गिरने के चांसेस हैं वो ज्यादा है, क्योंकि वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर बाहर निकल गया एलओजी तो उनके लिए मुश्किल होगा वापस अंदर आना। ठीक है, तो ओबेसिटी से जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। बैलेंस डिसऑर्डर्स, तो बैलेंस डिसऑर्डर्स आप आगे पढ़ोगे, तो बैलेंस डिसऑर्डर्स में जैसे मान लेते हैं सेरिबेलम में कोई दिक्कत है, तो सेरिबेलम हमारा बैलेंस मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, तो उन लोगों का बैलेंस खराब हो जाता है, तो इसीलिए वो वाइड बेस ऑफ सपोर्ट लेके चलते हैं, बहुत दूर दूर कदम रखते हैं। ठीक है, बहुत दूर दूर कदम रखते हैं चलते टाइम, और इसको ड्रंकार्ड्स गेट भी बोलते हैं या फिर सेरिबेलर अटैक्सिक गेट भी बोलते हैं। तो वो दूर दूर कदम रख के इसलिए चलते हैं क्योंकि वो उनको गिरने का डर होता है इस साइड इस साइड को, क्योंकि सेरिबेलम में दिक्कत है, बैलेंस हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बैलेंस डिसऑर्डर्स में भी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और इसीलिए वो वाइड बेस ऑफ सपोर्ट लेके चलते हैं। प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोसिस, जो प्रोस्थेसिस डिजाइन होते हैं वो किसी भी बॉडी की बायोमैकेनिक्स को देख के डिजाइन होते हैं। अब प्रोस्थेसिस क्या है, अब पहले यहाँ कोई भी लिम्ब नहीं था, अब नया लिम्ब लगा दिया, प्रोस्थेसिस लगा दिया, तो अब जो बॉडी का सीओजी है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो वो इस हिसाब से लगाना पड़ेगा कि जो बॉडी का सीओजी है उसमें मिनिमल शिफ्ट हो और जो गेट है उसमें कोई दिक्कत ना आए। ऐसी जो ऑर्थोसिस है, ऑर्थोसिस में अगर मेरे हाथ में कोई ऑर्थोसिस लगा है तो उसका वेट ऐसा होना चाहिए कि वो मेरे हाथ को, मतलब वो उसका वेट इस हिसाब से होना चाहिए कि मेरा जो सीओजी है वो ज्यादा शिफ्ट ना हो। प्रोस्थेसिस हो गया, ऑर्थोसिस हो गया। ऑर्थोसिस में आ गए हमारे असिस्टिव डिवाइसेस। तो असिस्टिव डिवाइसेस में हम पेशेंट को क्रच देते हैं, केन देते हैं, ठीक है, वॉकर देते हैं। तो ये क्यों देते हैं, तो ये देने से जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो बड़ा हो जाता है। पहले पेशेंट अगर एक इसके ये वाला पैर इंजर्ड है, वो उसको जमीन पे नहीं रख सकता, और ये एक ही पैर पे खड़ा है तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट अब बहुत कम है, स्टेबिलिटी कम हो गई। अब इसी के साथ अगर वो एक्सिलरी क्रचेस ले ले तो अब बेस ऑफ सपोर्ट वापस से बड़ा हो जाएगा और उसको बैलेंस मेंटेन करना इजी होगा, और वो इस पैर पे जो अब लोड आएगा वो भी कम होएगा। ठीक है, तो प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस हमको इस हिसाब से डिजाइन करने हैं। सेम पेन में देखा गया है कि एक स्टडी में 2014 में कि जो क्रॉनिक बैक पेन के पेशेंट होते हैं उनका जो सीओजी है वो ज्यादा पीछे की साइड को शिफ्ट होता है, उनके जो बैक एक्सटेंसर्स मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो उनका पोस्चर करेक्ट करने में उतने ही चैलेंजेस ज्यादा आते हैं क्योंकि सीओजी बहुत ज्यादा पीछे शिफ्ट हो चुका है। वैसे भी पेन से हम कुछ कंपनसेटरी पोस्चर अडेप्ट कर लेते हैं और उन पोस्चर्स की वजह से भी सीओजी हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो पेन की वजह से भी हमारे पोस्चर में अलाइनमेंट चेंज होने से भी हमारी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो सकती है। तो आपको अब ग्रेविटी की वजह से हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सारा समझ आ गया, और कैसे हमें ये सीओजी और ये निकालना है वो भी पता चल गया। अब मैंने यहाँ पे बोला था हमारी बॉडी रिजिड मानी थी हमने यहाँ पे, ठीक है, रिजिड तो है नहीं, तो इसको हम ना ढंग से बना लेते हैं। तो अब अगर पेशेंट लीन होता और रिजिड नहीं है हमारी बॉडी, ठीक है, तो पेशेंट ऐसे लीन होता, ये पैर इसके थोड़े सीधे होते, ठीक है, और फिर पेशेंट ऐसे आगे झुका हुआ होता और उसके हाथ भी ऐसे आगे की साइड को होते हैं।
तो अब पेशेंट का यहाँ इस सेगमेंट का अगर मान लेते हैं हम, इस सेगमेंट का सीओजी है यहाँ, इस सेगमेंट का सीओजी यहाँ, तो पेशेंट का सीओजी बाहर लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। पेशेंट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर लाई करेगा, चेंज हो गया, पहले यहाँ पे था, तो हमारी बॉडी रिजिड नहीं है और उसका जो सीओजी है वो चेंज होता रहेगा हमारे बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से। अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, आ बॉडी, एवं मैं सबको लिख देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सो फर्स्ट लॉ कहता है बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एंड अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाइड टू इट। तो अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगी और अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाई नहीं होते। तो अनबैलेंस फोर्सेस याद रखना जरूरी है क्योंकि अगर ये बॉडी है ये रेस्ट पे है, अगर मैं सिर्फ लिखता अनलेस एंड अनलेस फोर्सेस अप्लाइड टू इट, तो अगर इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगता और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगता तो भी ये बॉडी रेस्ट पे ही रहती, ठीक है। तो इसीलिए फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस होना चाहिए। जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स कुछ ना कुछ होना चाहिए तो ही बॉडी मूव करेगी। तो इसीलिए हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मूविंग है तो मूविंग रहेगी। अगर उस पे जो सम ऑफ सारे फोर्सेस है वो 0 है, उस पे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनका नेट अगर 0 आ रहा है तो जो बॉडी रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी मोशन में वो मोशन में रहेगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आता है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इज फॉर एक्सेलरेशन। तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास F इज इक्वल्स टू ma। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, क्योंकि जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा कम तेज वो एक्सेलरेट करेगी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास F इज इक्वल्स टू ma। इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने क्या बोला? फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है मास इंटू में जो वेलोसिटी चेंज हुई है एक्सेलरेशन की वजह से, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसको हम ये भी लिख सकते थे mdv अपॉन में dt डिफरेंशियल्स, लेकिन ये लिख दिया हमने। अब ये जो ये वैल्यू होती है यही एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाता है m इज इक्वल्स टू o। यहाँ से भी हमारे पास आ जाता है f इज इक्वल्स टू, ये f था, f इज इक्वल्स टू ma। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रिएक्शन। तो ये आपको पता ही होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है? अब जैसे ये बॉडी है, इस पे ये दो फोर्सेस अभी नहीं लग रहे हैं, पर इस पे ग्रेविटी का फोर्स तो हमेशा लगेगा ही, ठीक है। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है अभी, लेकिन अब ये बॉडी नीचे तो आ नहीं पा रही, ठीक है। अगर बॉडी ग्रेविटी किसी चीज को नीचे खींच रही है तो वो तो नीचे आना चाहिए ना। तो इधर ये एक सरफेस पे रखी हुई है, इस सरफेस की वजह से ये यहीं पे ही है, मूव नहीं कर रही है। तो ये जो सरफेस है वो इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, F ड्यू टू सरफेस, ठीक है। तो जो भी अगर कभी भी दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाती है। तो अगर ग्रेविटी कुछ फोर्स लगा रही है बॉक्स को, सरफेस बॉक्स को नीचे खींचने में, तो उसका ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है बॉक्स को ऊपर रखने में, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने में, क्योंकि बॉक्स हिल नहीं रहा है। तो इसीलिए हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, मतलब जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होंगी तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और हमेशा उसके इक्वल होगा।
इन दोनों को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं। तो अब हमने फोर्सेस के बारे में सब पढ़ लिया है, लेकिन 3 फोर्सेस हैं, टेंसाइल, फ्रिक्शन और शेयर फोर्सेस। तो ये फोर्सेस हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं बहुत। तो ये होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्या होता है? टेंसाइल फोर्स होता है जब भी किसी बॉडी पे ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो उसके अंदर एक टेंशन जनरेट होती है। मान लेते हैं ये एक रोप है, ठीक है, मैं यहाँ से इसको पुल कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इस रोप को मैं पुल कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, और अभी इधर से कनेक्टेड नहीं है, ये रोप इधर से कनेक्टेड नहीं है। तो मैं अगर इसको खींचता जाऊंगा, मैं एक रोप को अगर खींचता चला जाऊंगा तो उसमें कोई टेंशन जनरेट नहीं होगी, क्योंकि मैं एक ही साइड से खींच रहा हूँ। लेकिन जैसे ही इस साइड से कोई खींचने लग जाएगा, भले ही वो मेरे से कम खींच रहा हो, भले ही मैं अभी भी रोप को खींचता हुआ ले जा रहा हूँ उस इंसान के साथ, लेकिन वो इंसान भी थोड़ा बहुत फोर्स तो लगा ही रहा है। तो जब भी 2 फोर्सेस लगते हैं किसी बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, जरूरी नहीं वो इक्वल हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 फोर्सेस लगते हैं, तो इसके अंदर टेंशन जनरेट होती है। और हर बॉडी की एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंशन सहने की क्षमता। तो हर बॉडी की एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि उतने अगर टेंशन, उतने फोर्स तक अगर वो पहुंच गई तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो अगर ये रोप की टेंशन थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ थी 100 न्यूटन, और इधर ये फिक्स थी, मतलब इधर मैंने बांध रखी है कहीं पे ये रोप, और यहाँ से मैंने इतना फोर्स लगा दिया 120 न्यूटन का, तो ये ब्रेक हो जाएगी बीच में से। तो ऐसे ही और ये जो ब्रेक होएगी वो बिल्कुल सेंटर से ब्रेक होएगी, अगर हम मानते हैं कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रोप में। ऐसे ही हम इसका एग्जांपल लेते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में है टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ठीक है, मसल्स हैं। तो इनकी भी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि एक पॉइंट ऑफ फोर्स के बाद ये ब्रेक हो सकते हैं। तो जैसे ही जो एक्सटर्नल वेट होते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से इतना वेट उठा रहा था कि ये इसके बाइसेप के टेंडन के टेंसाइल स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा था, तो यहाँ इसका बाइसेप टेयर हो सकता है, ठीक है, बाइसेप ब्रेक हो जाएगा, अब जो टेंडन है वो ब्रेक हो जाएगा बीच में से। तो अब मैंने बोला था कि टेंशन बराबर है, अब ऐसे ही हमारे जो टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, वो इजीली ब्रेक नहीं होते नॉर्मल लोड्स में। तो अगर जो टेंशन है वो लिगामेंट्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेंडन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट इक्वली, जो उनका कॉम्पोजिशन होता है वो इक्वल होता है। पर जैसे जैसे ओवर यूज इंजरीज होती हैं, बार बार एक ही जगह पे इंजरी हो रही है, कोई टेंडन का एक पॉइंट वीक होता जाता है, तो उस टेंडन के ब्रेक होने के वहां से चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, जहाँ पे पहले से ही कुछ एडेशंस है, कुछ स्कार टिश्यूज है, जहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, वहां से उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी और वहां से ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो टेंडन और लिगामेंट्स जो होते हैं हमारे, वो अलग अलग जगह से ब्रेक हो सकते हैं। जैसे जो टेंडन है वो टेंडन जहाँ से वो बोन पे कनेक्ट हो रहा है वहां से उखड़ सकता है, या फिर टेंडन और मसल के बीच में से टूट सकता है, या फिर टेंडन जहाँ से मसल पे कनेक्ट हो रहा है वहां से टूट सकता है। जिससे मान लेते हैं ये मसल है, ये बोन है, और टेंडन यहाँ से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो टेंडन यहाँ से उखड़ सकता है, ठीक है, टेंडन बीच में से टूट सकता है, टेंडन यहाँ से टूट सकता है, मसल टेयर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे ही जो टेंशन है वो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्रॉस कर देगी, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे नी का। तो नी में मान लेते हैं पेशेंट के जो कैप्सूल्स है, जो लिगामेंट्स है यहाँ पे इंजर्ड हो रखे बहुत ज्यादा। तो अभी पेशेंट अगर पैर लटका के नीचे बैठा हुआ है तो इसके जो पैर का वेट है वो नीचे को लग रहा है, ठीक है। पैर में जनरली वेट होता है 6.5 टाइम्स बॉडी वेट होता है, तो लेग में, मतलब सिर्फ लेग में। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है कुछ, किसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है लेग और फुट उस सेगमेंट पे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन लेग फुट लग रहा है कुछ नीचे को। तो यहाँ जो कैप्सूल्स है हमारे, कैप्सूल्स में जो टेंशन है वो जनरेट होएगी, क्योंकि यहाँ पे ये फीमर से कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है, दोनों फीमर से कनेक्ट हो रखे हैं और ये मूव नहीं कर रहा है। पैर नीचे खींचेगा तो यहाँ पे कुछ टेंशन जनरेट होएगी हमारे लिगामेंट्स। तो हमने टेंशन पढ़ लिया है। अब हम ग्रेविटी का फोर्स देख रहे थे, तो हम यहाँ पे 2 फोर्सेस और पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस और कंप्रेशन फोर्सेस, या फिर डिस्ट्रैक्शन ऑफ जॉइंट और कंप्रेशन ऑफ जॉइंट,
ठीक है, तो दो फोर्सेस और पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन और कंप्रेशन। तो मान लेते हैं ये दो बोन है, तो जब बोन में फोर्सेस लगेंगे उसको अप्रोक्सीमेट कराने में, उसको पास लाने में, तो इसको हम बोलेंगे जॉइंट कंप्रेशन। और जॉइंट कंप्रेशन से जो है, अब जॉइंट अपने पास आ रहे हैं तो इससे जॉइंट स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये आप आगे पढ़ेंगे ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम जॉइंट कंप्रेशन। और जॉइंट डिस्ट्रैक्शन में जब आप दोनों जॉइंट को बीच में से अलग अलग डायरेक्शन में खींचोगे तो वो जॉइंट डिस्ट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा जॉइंट डिस्ट्रैक्शन आप करोगे उससे आप रिलैक्सेशन इंड्यूस कर सकते हो, ये भी आप आगे पढ़ोगे। जैसे हम मोबिलाइजेशन करने के लिए पहले जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं फिर मोबिलाइजेशन करते हैं, तो ये कंसेप्ट आप आगे पढ़ोगे दोनों। अब आ जाते हैं हम फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है जब भी दो फोर्सेस कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रिक्शन होता है। तो अभी ये बॉक्स इस पे रखा हुआ है, तो ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस सरफेस और बॉक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, एक फ्रिक्शन है। अगर मैं इसको यहाँ से धक्का दूं बहुत ही कम फोर्स से तो ये नहीं लेगा, क्योंकि बीच में फ्रिक्शन है कुछ, तो उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शन हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर, लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। ये हो गया म्यू एस इंटू में फोर्स इस डब्बे का, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूं एफ आर इक्वल्स टू म्यू के फोर्स इस डब्बे का। तो किसी भी बॉडी में ये म्यू एस है, म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब जब बॉडी मूव कर रही है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करूं तो उसको मोशन में लाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब वो एक बार मोशन में आ गई होगी तो मेरे को थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस मोशन को मेंटेन करने में। वो इसीलिए क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन, जब बॉडी रुकी हुई थी, स्टैटिक में थी, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था ये ज्यादा है ही, ठीक है। तो एफ आर जो है वो ज्यादा आएगा। जब बॉडी मूव होने लग जाएगी तो हम फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे निकालेंगे। अब हम इसमें म्यू के डालेंगे, म्यू के होता है म्यू एस से कम, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा कम आएगा मूविंग बॉडी में। तो अब मान ले, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये जो डब्बा है ये नीचे फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं 50 न्यूटन का, ठीक है। 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। तो अब इसका म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं हम है 0.1 इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स अभी होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा 0.1 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 न्यूटन। तो मुझे इस डब्बे को हिलाने के लिए 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स, जब तक कोई फोर्स इस डब्बे पे नहीं लग रहा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा जब हम फोर्स लगाएंगे। तो मान लो मैंने यहाँ से डब्बे पे लगाया 1 न्यूटन का फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा यहाँ से 1 न्यूटन का, जो कि इस डब्बे को हिलने से रोक रहा है। मैंने इसको कर दिया 2 न्यूटन, तो ये लगा 2 न्यूटन, ठीक है। मैंने इसको कर दिया 4 न्यूटन, तो ये लगा 4 न्यूटन। अब मैंने इसको कर दिया 5, तो ये लगा 5 न्यूटन, ठीक है। 5 न्यूटन तक ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ सकता था, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो अगर अब मैंने लगा दिया 6 न्यूटन यहाँ पे फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अब एक तो वो 5 न्यूटन से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ऊपर से अब म्यू के आ जाएगा, क्योंकि अब बॉडी मूव करने लग जाएगी। क्योंकि मैंने लगा दिया 6 न्यूटन का फोर्स, 6 न्यूटन का फोर्स मुझे चाहिए था इस 5 न्यूटन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो 6 न्यूटन का फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया है और बॉडी मूव करने लग गई। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं, वैसे तो मतलब इतना डिफरेंस नहीं होता, इजी करने के लिए मान लेते हैं 0.05 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स और कम लग रहा है और मैं लगा रहा हूँ 6 न्यूटन का फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 2.5 न्यूटन। तो अब मेरे लिए इजी होगा इस डब्बे को मूव कराते रहना। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब आ जाते हैं शेयर फोर्स पे। फ्रिक्शनल फोर्स की क्या क्लिनिकल रेलेवेंस है वो मैं बताता हूँ। अभी शेयर फोर्स पढ़ लेते हैं। तो शेयर फोर्स क्या होता, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एक चीज और, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पैरेलल रहेंगे, पैरेलल टू सरफेस, और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे।
ठीक है, हमेशा पैरेलल रहेंगे और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। अब आ जाते हैं शेयर फोर्सेस पे। तो शेयर फोर्सेस वो होते हैं जो किसी भी बॉडी के पैरेलल लगते हैं सरफेस के और किसी भी बॉडी को डिफॉर्म कराने की क्षमता रखते हैं। डिफॉर्म मतलब जैसे ये डब्बा रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स लगेगा यहाँ से मान लेते हैं और एक फोर्स लगेगा यहाँ से, तो ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन में जा रहे हैं लेकिन ऑपोजिट। तो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं पैरेलल में और पैरेलल में लग रहे हैं और ऑपोजिट लग रहे हैं एक दूसरे के और अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डिफॉर्म हो सकता है, स्पॉन्ज है, तो ये डिफॉर्म अगर ऐसे दो फोर्सेस लग रहे हैं तो ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ को चला जाएगा। तो ये होते हैं शेयर फोर्सेस। अब शेयर फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस का क्या क्लिनिकल रेलेवेंस है मैं वो आपको बताता हूँ। तो जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, जो लंबे टाइम पे बेड रेस्ट पे रहते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बेड सोर्स होने के या फिर प्रेशर सोर्स होने के। इसको डिक्यूबाइटस अल्सर भी बोलते हैं। तो प्रेशर सोर किस लिए होते हैं? प्रेशर की वजह से। तो अब जब पेशेंट बहुत टाइम तक बेड पे लेटा रहता है तो जो नीचे सबसे नीचे स्किन जो बेड के कांटेक्ट में, स्किन, मसल और उसके ऊपर मतलब स्किन फिर फैट फिर मसल और ऊपर होती है उनके बोन। तो जो बोन इन तीनों स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर मार रही है और नीचे मैट्रेस है, इनकी वजह से प्रेशर सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये दो फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस इस प्रेशर सोर के बढ़ने को और एग्रीवेट कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। कैसे? पहले बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो जब हम पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड पे ट्रांसफर करते हैं मैट्रेस पकड़ के, मतलब पूरा पेशेंट को उठा के नहीं रखते, हम बेडशीट को पकड़ते दोनों साइड से और फिर पेशेंट के साथ उठा के साइड में रख देते हैं। या फिर नॉर्मली जब हम बेडशीट खींचती है तो उससे क्या होता है, पेशेंट की जो स्किन है वो है बेडशीट के कॉन्टैक्ट में, हमने वो खींचा तो उससे उसके खींचने की वजह से स्किन भी खींची। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टेंस लग रहा था दोनों के बीच में, तो इससे स्किन में इंजरीज हो सकती हैं। और इस फ्रिक्शन की वजह से अब क्या होगा, शेयर फोर्सेस मैंने बता दिया आपको क्या थे। तो मान लेते हैं ये बोन है, ठीक है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, तो ये बोन है, तो जब पेशेंट का बेड मान लो हमने इंक्लाइन कर दिया थोड़ा सा, पहले जो बेड था वो सीधा था, हमने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, तो अब सारे के सारे ऊपर के बॉडी स्ट्रक्चर्स नीचे को स्लाइड होंगे, लेकिन हमारी जो नीचे जो बॉडी कांटेक्ट में है बेड के, वो फ्रिक्शन की वजह से वहीं रुकी हुई है। तो जो हमारी बॉडी है मैट्रेस पे वो वहीं रुकी हुई है और बेड टिल्ट करने की वजह से हमारी बॉडी थोड़ा सा नीचे को आने की टेंडेंसी है। तो ये फोर्स लगेगा इधर को और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इधर को, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स को डिफॉर्म करा सकता है, हमारे स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफॉर्म हो सकते हैं। तो जो हमारी बोन है, मतलब जो हमारा ऊपर से बॉडी वेट था बेड टिल्ट करने की वजह से वो आगे चला गया, लेकिन स्किन जो है वो कांटेक्ट में ही रहती है बेड के ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डिफॉर्मेशन हो गई। तो ये डिफॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, जो कैपिलरीज होती है वो इंजर्ड हो जाती है और कैपिलरी इंजर्ड होने की वजह से वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है और इस हाइपोक्सिया की वजह से जो बेड सोर्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते जाते हैं और सीवियर होते जाते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने, फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट एक और लेक्चर में टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क भी फोर्स ही होता है, बस टॉर्क रोटेटिंग फोर्स होता है। तो टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।